Hello dear aspirants, you are most welcome in our YouTube family AB Judiciary Zone। इस सेशन में आप लोग देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसके पहले भी मैंने राजस्थान जुडिशरी के अन्य माइनर एक्ट पर वीडियो डाला है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब याद करना स्टार्ट करते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अधिनियम संख्यांक है इसका 43। कभी कभी ये सन पूछ देता है कि कौन से सन में ये एक्ट बना हुआ है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा नाम के साथ कि यह 2005 में बना है। लागू है ये 26 अक्टूबर 2006 से और 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। तो ये दोनों डेट याद रखना पड़ेगा प्री के एग्ज़ाम के लिए। इसमें देख लेते हैं, टोटल चैप्टर है 5 और टोटल सेक्शन यानी कि धारा है 37। अब पढ़ लेते हैं कौन से अध्याय में क्या दे रखा है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है प्री के एग्ज़ाम में। पढ़ लेते हैं, चैप्टर 1 में दे रखा है प्रारंभिक, जैसा कि लगभग सभी एक्ट में दे दिया जाता है। प्रारंभिक में है धारा 1 से लेकर के 2 तक। चैप्टर 2 में घरेलू हिंसा सेक्शन 3 में दे रखा है। चैप्टर 3 है आपका संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाताओं के कार्य और शक्ति, जो कि धारा 4 से लेकर के 11 तक में दे रखा है। चैप्टर 4 है अनुतोष का आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, जो कि धारा 12 से 29 तक है। और लास्ट चैप्टर यानी कि 5 में है प्रकीर्ण, जो कि धारा 30 से लेकर के 37 तक है। अब एक एक करके धीरे धीरे याद कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको 1-2 बार लर्न करेंगे तो हो जाएगा कि सभी अध्याय में क्या दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ दे रखा है। तो आप लोगों को पता ही है कि संक्षिप्त नाम है इसका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर और प्रारंभ है इसका 26 अक्टूबर 2006 से। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं। पढ़ लेते हैं कि कौन सी परिभाषा किस में दे रखा है। धारा 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दे रखी है। पढ़ लेते हैं क्या होता है। ऐसी महिला जो प्रत्यार्थी के घरेलू नातेदारी में है या फिर रही है और अभिकथन करती है कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है। तो सबसे पहले 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, जिसमें वह महिला आ जाएगी जो प्रत्यार्थी यानी कि जो अभियुक्त कह सकते हैं वो है, उसके साथ घरेलू नातेदारी में है या फिर कभी रह चुकी है और अभिकथन करती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। आगे पढ़ लेते हैं बी यानी कि 2B में बालक है। बालक से अभिप्रेत है 18 साल से कम का दत्तक, सौतेला, पोषित बालक। ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, चाहे वह दत्तक हो, चाहे सौतेला हो या फिर पोषित बालक हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वह आ जाएगा बालक के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ते हैं सी यानी कि 2C प्रतिकर आदेश। इसमें दे रखा है सेक्शन 22 के अनुबंधों के अनुसार दिया गया आदेश। तो इसमें बस कुछ याद नहीं रखना है, वैसा डेफिनेशन नहीं है, बस ये याद रखना है कि 2C में प्रतिकर आदेश है। 2D में अभिरक्षा आदेश है, जो कि धारा 21 में डिफाइन किया गया है। 2E में घरेलू घटना रिपोर्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा। 2E में है घरेलू घटना रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो घरेलू हिंसा की शिकायत पर तैयार की जाती है उसको घरेलू घटना रिपोर्ट कहते हैं। 2F पढ़ लेते हैं घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या फिर समरक्तता या विवाह या दत्तक से जुड़े हुए हों या फिर संयुक्त परिवार के साथ रहने वाले सदस्य आ जाएंगे घरेलू नातेदारी में। तो ये तीनों टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या फिर समरक्तता से जुड़े हुए हैं या फिर विवाह के माध्यम से जुड़े हैं या फिर दत्तक के माध्यम से जुड़े हैं और संयुक्त परिवार में साथ में रह रहे हैं, तो वो सभी सदस्य आ जाएंगे घरेलू नातेदारी के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं। 2G में है घरेलू हिंसा। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, बस दे रखा है कि धारा 3 में जो दिया गया है वही अभिप्रेत है। H में है दहेज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है, उसका तात्पर्य है दहेज से। 2I में है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में पीड़ित या अभियुक्त या घटना स्थान का फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट आ जाएगा मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि या तो वो पीड़ित के स्थान का हो या फिर अभियुक्त के स्थान का हो या फिर घटना स्थान का कोई भी अधिकारिता रखने वाला
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आ जाएगा। 2J में है चिकित्सीय सुविधा। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा सुविधा अभिप्रेत है चिकित्सीय सुविधा से। अब एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। 2A में व्यथित व्यक्ति, 2B में बालक, 2C में प्रतिकर आदेश, 2D में अभिरक्षा आदेश, 2E में घरेलू घटना रिपोर्ट, 2F में घरेलू नातेदारी, 2G में घरेलू हिंसा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि EFG में घरेलू कॉमन है और इसमें 2E में घटना रिपोर्ट है और 2F में नातेदारी और 2G में हिंसा है। तो आगे बढ़ते हैं। 2H में है दहेज, 2I में है मजिस्ट्रेट, 2J में है चिकित्सीय सुविधा। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। 2K में है धनी अनुतोष। पढ़ लेते हैं क्या होता है। एक प्रकार का प्रतिकर है जो मजिस्ट्रेट के आदेश से प्रत्यर्थी द्वारा पीड़ित को दिया जाता है। तो आप सभी लोग को पता ही है कि प्रतिकर क्या होता है। तो यहाँ पे धनी अनुतोष को डिफाइन किया गया है 2K में। L में है अधिसूचना यानी कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। M में विहित है। N में संरक्षण अधिकारी के बारे में दे रखा है कि जो धारा 8 उपधारा 1 द्वारा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है वह हो जाएगा संरक्षण अधिकारी। O में दे रखा है संरक्षण आदेश, धारा 18 के अनुसार दिया गया कोई भी आदेश हो जाएगा संरक्षण आदेश। P में है निवास आदेश, धारा 19 उपधारा 1 के अनुसार दिया गया आदेश। Q में है प्रत्यर्थी, कोई वयस्क पुरुष जो पीड़ित के साथ घरेलू नातेदारी में है या फिर रह चुका है जिसके विरुद्ध कंप्लेंट की गई है वह हो जाएगा प्रत्यर्थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 2Q में है प्रत्यर्थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। 2R में है सेवा प्रदाता, धारा 10 उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रेट कोई अस्तित्व। S में है साझी गृहस्थी, ऐसा घर जहां अभियुक्त रहता है या फिर रह चुका है या अकेले या पीड़ित के साथ, वह दोनों के संयुक्त स्वामी या किराएदारी या किसी एक के स्वामित्व या किराएदारी में हो, अविभक्त कुटुंब का घर आ जाएगा साझी गृहस्थी में। T में दे रखा है आश्रय गृह, जो स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचित करती है आश्रय गृह वो आ जाएगा इसमें T में। एक बार इसको और रिवीजन करते हैं। 2K में धनी अनुतोष, 2L में अधिसूचना, 2M में विहित, 2N में संरक्षण अधिकारी, 2O में संरक्षण आदेश। पहले तो N में संरक्षण अधिकारी है, फिर O में संरक्षण आदेश है, P में है आपका निवास आदेश, Q में प्रत्यर्थी, R में सेवा प्रदाता, S में साझी गृहस्थी और T में आश्रय गृह। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 धारा 3। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ था, धारा 2 में परिभाषाएं। अब धारा 3 देख लेते हैं। इसमें दे रखा है घरेलू हिंसा की परिभाषा, यानी कि क्या क्या चीज़ घरेलू हिंसा में आ जाएगी। पढ़ लेते हैं। प्रत्यर्थी का निम्न के संबंध में कार्य लोप आचरण घरेलू हिंसा होगा, यानी कि ये जो नीचे दे रखा है ग्राउंड वह कोई कार्य करता है प्रत्यर्थी या फिर उस कार्य को करने में लोप करता है या फिर उसका कोई आचरण है वैसा, तो माना जाएगा कि उसने घरेलू हिंसा किया है। मैंने इसको ऐसे चार्ट में बनाया है ताकि याद हो जाए। देख लेते हैं इसको। पीड़ित के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग को क्षति पहुंचाता है या उसे संकट में डालता है या शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक दुरुपयोग की प्रकृति का कोई कार्य करता है। फिर से रिवीजन करते हैं। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग को क्षति पहुंचाता है या फिर उसको संकट में डालता है या फिर उसके शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक दुरुपयोग की प्रकृति का कोई कार्य करता है, तो वह आ जाएगा घरेलू हिंसा के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। दहेज अन्य संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की पूर्ति के लिए पीड़ित या उसके रिश्तेदार को उत्पीड़ित करता है या क्षति करता है या संकट में डालता है, तो वह भी आ जाएगा घरेलू हिंसा के अंतर्गत। यानी कि पॉइंट बी में दे रखा है दहेज अन्य संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की पूर्ति। आगे पढ़ लेते हैं 2C। खंड ए एंड बी में वर्णित किसी आचरण द्वारा पीड़ित या उसके संबंधियों पर धमकी का प्रभाव रखता है, यानी कि जो आचरण वो कर रहा है ए और बी में, यानी कि उसके या तो उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग को क्षति पहुंचाता है या फिर संकट में डालता है या फिर उसको
उसका दुरुपयोग करता है लैंगिक, भावनात्मक, शारीरिक, मौखिक, आर्थिक रूप से, या फिर दहेज अन्य संपत्ति को मांगने के लिए उसको धमकी देता है, उत्पीड़ित करता है, तो उसका ये आचरण आ जाएगा घरेलू हिंसा के अंतर्गत। डी में दे रखा है पीड़ित को अन्यथा क्षति पहुंचाता है, शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़ित करता है। यानी कि डी में क्या है, पीड़ित को अन्यथा क्षति पहुंचा देता है और शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़ित करता है। तो ये सभी ग्राउंड आ जाएंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण दे रखा है अब धारा 3 में कि क्या होता है शारीरिक दुरुपयोग, जो अभी हमने ऊपर देखा है इस वर्ड को। शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग। तो क्या होता है ये, इसको डिफाइन कर रखा है, पढ़ लेते हैं। शारीरिक दुरुपयोग, ऐसा कोई कार्य या आचरण जिससे शारीरिक पीड़ा जैसे स्वास्थ्य, जीवन, अंग को क्षति पहुँचे, इसमें हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभिनाश आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इस यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। तो स्वास्थ्य, जीवन, अंग को क्षति पहुंचाना, और इसमें हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभिनाश भी आ जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। लैंगिक दुरुपयोग, महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार, अतिक्रमण आ जाएगा। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में मौखिक रूप से अपमान, तिरस्कार, गाली, निसंतान बोलना, व्यथित व्यक्ति के संबंधियों को शारीरिक पीड़ा देने के लिए धमकी देना आ जाएगा मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में। आर्थिक दुरुपयोग पढ़ लेते हैं। व्यथित व्यक्ति को उसके अधिकार के वस्तुओं से वंचित करना, यानी कि जिस वस्तु पे व्यथित व्यक्ति का अधिकार है वह उससे उपभोग करने से उसको वंचित करना, जिस पर उसको या उसके बच्चे की आवश्यकता है। स्त्री धन, उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति या किराए से वंचित करना, यानी कि कोई भी जो भी व्यथित व्यक्ति है उसके या फिर उसके बच्चों की आवश्यकता की कोई वस्तु है तो उससे उसको वंचित कर देना, देने से या फिर उपभोग करने से, या फिर स्त्री धन या फिर उसके स्वामित्व के अधीन कोई संपत्ति है या फिर किराया है तो उससे उसको वंचित कर देना। नेक्स्ट है घर की वस्तुओं का व्ययन, यानी कि कोई भी घर की वस्तु है तो उसको हटा देना। चल अचल संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंध पत्रों का अंतरण कर देना, यानी कि जो भी उसके अधिकारिता में है, चल अचल संपत्ति या फिर कोई मूल्यवान वस्तु है, शेयर है, प्रतिभूति है, बंध पत्र है, तो उसका अंतरण कर देना। नेक्स्ट है व्यथित व्यक्ति को किसी संसाधन या सुविधाओं के उपभोग करने से वंचित कर देना, यानी कि अन्य कोई संसाधन या सुविधा है तो उसको उपभोग नहीं करने दिया जाना, यूज़ नहीं करने दिया जाना। ये सब आ जाएगा आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत। स्पष्टीकरण 2 पढ़ लेते हैं। प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोक व आचरण घरेलू हिंसा होगा कि नहीं, इसके निर्धारण के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। यानी कि कौन सा आचरण घरेलू हिंसा है और कौन सा नहीं, इसके लिए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। अब आ गया अध्याय 3। अध्याय 2 में केवल एक धारा है जो कि धारा 3 है, जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दे रखी है। पढ़ लेते हैं अध्याय 3। इसमें है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं की शक्ति और कर्तव्य। पढ़ लेते हैं धारा 4। संरक्षण अधिकारी को सूचना का दिया जाना, सूचना देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा हुआ है या फिर हो रहा है या फिर आगे होने की संभावना है तो वह संरक्षण अधिकारी को सूचित करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति यदि घरेलू हिंसा के मामले में किसी को सूचना देना है तो वह संरक्षण अधिकारी को सूचना देगा। यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसको याद रखिएगा, संरक्षण अधिकारी है। आगे पढ़ लेते हैं। यदि सद्भावना पूर्वक सूचना दी गई है तो उसके विरुद्ध सिविल या दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि जो भी ऐसी सूचना दे रहा है कि कोई घरेलू हिंसा हुआ है या फिर हो रहा है या फिर होने की संभावना है तो उसके विरुद्ध, यदि उसने सद्भावना पूर्वक दिया है सूचना, तो उसके विरुद्ध कोई भी सिविल या दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं धारा 5। पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। क्या क्या कर्तव्य होंगे पढ़ लेते हैं। इसमें तीनों अथॉरिटी है कि पुलिस अधिकारी के भी हैं ये कार्य, और सेवा प्रदाता के भी हैं और मजिस्ट्रेट के भी हैं। पढ़ लेते हैं।
घरेलू हिंसा का शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा रिपोर्ट पर व्यथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश, धनीय राहत आदेश, अभिरक्षा निवास, प्रतिकर आदेश के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट है सेवा प्रदाताओं, संरक्षण अधिकारियों के बारे में जानकारी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार तथा आईपीसी की धारा 498A में परिवाद फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा। यानी कि क्या क्या करेंगे पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट। तो जब भी उनको शिकायत प्राप्त होती है घरेलू हिंसा की या फिर अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होता है तो वह तुरंत जो व्यथित व्यक्ति है उसको बताएगा कि संरक्षण आदेश, धनीय राहत आदेश या फिर अभिरक्षा निवास या फिर प्रतिकर आदेश के बारे में। और क्या बताएगा कि जो भी निःशुल्क विधिक सेवा के तहत उसको दी जाएगी विधिक सेवा, उसके बारे में भी जानकारी देगा। और जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में परिवाद फाइल करने का अधिकार है उसका, उसके बारे में भी बताएगा। परंतु उपरोक्त का अर्थ यह नहीं होगा कि किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना पर कार्यवाही करने से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई संज्ञेय अपराध की सूचना है तो वहाँ पर वह तुरंत कार्यवाही कर सकेगा पुलिस अधिकारी। आगे पढ़ लेते हैं धारा 6 आश्रय गृहों का कर्तव्य। आश्रय गृह का भार साधक पीड़ित व्यक्ति को आश्रय उपलब्ध कराएगा। किसी व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के कहने पर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो प्राधिकृत है या फिर संरक्षण अधिकारी है या फिर सेवा प्रदाता है तो उसको कहने पर पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? तो जो आश्रय गृह का भार साधक अधिकारी होगा वह कराएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि धारा 4 में क्या है। धारा 4 में है संरक्षण अधिकारी को सूचना का दिया जाना, यानी कि नोटिस कोई भी सूचित करेगा कि घरेलू हिंसा हुआ है या फिर सूचना देने वाले के दायित्व का अपवर्जन है। धारा 5 में है पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। धारा 6 में है आश्रय गृहों का कर्तव्य। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 7 चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। चिकित्सीय सुविधाओं का भार साधक पीड़ित को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करेगा पीड़ित व्यक्ति के कहने पर या फिर संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता के अनुरोध पर। यानी कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता अनुरोध करता है तो जो चिकित्सीय सुविधा का भार साधक अधिकारी है वह पीड़ित को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करेगा। तो धारा 7 में क्या है? चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। आगे पढ़ लेते हैं धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार करेगी, यानी कि ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो संरक्षण अधिकारी है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी प्रत्येक जिले में जितना आवश्यक है उतना, और वे क्षेत्र भी निर्धारित करेगी जिसमें ये अपने शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग करेंगे। मैंने इसको बहुत शार्ट में लिखा है, बैरक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज था, मैंने इसको ईजी बना के लिखा है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगी प्रत्येक जिले में उतना करेगी जितने की आवश्यकता है, और वे क्षेत्र भी निर्धारित करेगी जिसमें ऐसे संरक्षण अधिकारी अपने शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। संरक्षण अधिकारी यदि संभव हो तो महिला होगी और उसके पास विहित अर्हता और अनुभव होगा। संरक्षण अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसे होंगी जैसा विहित की जाए। यानी कि क्या है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है धारा 8 में, और इसमें क्या है कि नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी और प्रत्येक जिले में उतना करेगी जितने की आवश्यकता है, और यदि संभव हो तो ऐसे अधिकारी जो संरक्षण अधिकारी हैं वो महिला होंगी और उनके पास विशिष्ट अर्हता और अनुभव होगा, और ऐसे निबंधन और शर्तें होंगी जिसमें वो कार्य करेंगे और जो विहित किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 9 संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। तो धारा 8 में था संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और धारा 9 में है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। जब ये लोग नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद इनके कार्य क्या क्या होंगे ये दे रखा है 9 में। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या कार्य हैं इनके। पहला है मजिस्ट्रेट की सहायता करना, दूसरा है मजिस्ट्रेट को शिकायत प्राप्ति पर रिपोर्ट करना, अधिकारिता वाले थाने के भार साधक और सेवा प्रदाता को रिपोर्ट की प्रति देना। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है कार्य कर रहा है उसकी सहायता करेंगे पहले में, और दूसरे में मजिस्ट्रेट को शिकायत जब प्राप्त होता है तो रिपोर्ट करेंगे और उसकी एक प्रति भार साधक, यानी कि कोई भी पुलिस थाना निकटतम है तो उसके भार साधक को और सेवा प्रदाता को रिपोर्ट की एक प्रति देंगे, यानी एक कॉपी देंगे। 3 में है व्यथित व्यक्ति की तरफ से मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश देने के लिए आवेदन करेंगे।
4 में है पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 5 में है मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं व आश्रय गृहों चिकित्सीय सुविधाओं की सूची रखना, यानी कि सूची रखेंगे कि जो दिया गया है आश्रय गृह और सेवा प्रदाता और चिकित्सीय सुविधा जितने भी हैं उनकी सूची रखने का काम किसका है? संरक्षण अधिकारी का है। नेक्स्ट है 6 में पीड़ित को आश्रय गृह उपलब्ध कराना और इस आशय की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने को और मजिस्ट्रेट को देना, यानी कि जो भी आश्रय गृह उपलब्ध कराया गया है पीड़ित व्यक्ति को उसकी एक प्रति किसको देंगे? पुलिस थाने को और मजिस्ट्रेट को। 7 में है चिकित्सीय परीक्षण कराना और इसकी रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने और मजिस्ट्रेट को देना। 8 में है धारा 20 में धनी अनुतोष का पालन हुआ है या नहीं, CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित करना। 9 में है अन्य विहित कर्तव्यों का पालन करना। तो टोटल 9 कर्तव्य इनके दे रखे हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा फास्ट कि याद हो जाए। सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगे, फिर जो इनको शिकायत प्राप्त हुई है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे और उसकी एक प्रति एक कॉपी भार साधक और सेवा प्रदाता को देंगे। नेक्स्ट है व्यथित व्यक्ति की तरफ से मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश देने के लिए आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। 5th में है मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले क्षेत्र के सेवा जितने भी सेवा प्रदाता हैं, आश्रय गृह हैं, चिकित्सीय सुविधा हैं, उनकी सूची रखेंगे। नेक्स्ट है पीड़ित को आश्रय गृह उपलब्ध कराना और इस आशय से एक कॉपी एक प्रति एक इस आशय की देंगे। किसको देंगे? तो पुलिस थाने को के भार साधक को और मजिस्ट्रेट को देंगे, या फिर कोई भी चिकित्सा परीक्षण हुआ है कराना और इसकी रिपोर्ट की एक प्रति किसको देना? पुलिस थाने और मजिस्ट्रेट को। और 8 में दे रखा है कि कोई भी धारा 20 में धनी अनुतोष का पालन हुआ है कि नहीं, ये उसकी जांच करेंगे। और नेक्स्ट है अन्य विहित काम जो इनको और कार्य दिया जाए सौंपा जाए वो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 9 उपधारा 2 संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग। जो संरक्षण अधिकारी होंगे वो मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे और वह इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा और भारत सरकार द्वारा आरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। आगे पढ़ना है धारा 10। धारा 10 में है सेवा प्रदाता। पढ़ लेते हैं क्या है सेवा प्रदाता, जो कि धारा 10 में दिया हुआ है। उपधारा 1 रजिस्ट्रीकृत कोई संगम या कंपनी जिसका उद्देश्य विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक चिकित्सीय या अन्य सहायता भी है, स्वयं को एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार में रजिस्टर कराएगी। यानी कि कोई भी संगम है या फिर कंपनी है जिसका उद्देश्य क्या है कि महिला के अधिकार और हितों का संरक्षण करना और उसको विधिक चिकित्सीय और अन्य सहायता देना, वह स्वयं को क्या करेगी? एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत रजिस्टर कराएगी। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2 इनकी निम्न शक्तियाँ होंगी। कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी सेवा प्रदाता के? पढ़ लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति की वांछा पर यानी कि इच्छा पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखना और उसकी एक प्रति अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को देना। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति घरेलू हिंसा रिपोर्ट करता है तो ये लिखेंगे उसको और उसकी एक प्रति किसको देंगे? मजिस्ट्रेट को और एक प्रति संरक्षण अधिकारी को देंगे। बी में है पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षण करना और घटना स्थल के पुलिस थाने को और संरक्षण अधिकारी को इसकी रिपोर्ट करना। यानी कि कोई भी चिकित्सीय परीक्षण है तो वो करेंगे और घटना स्थल के पुलिस थाने जो है पुलिस थाना उसमें रिपोर्ट करेंगे और संरक्षण अधिकारी को इसकी रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है यह देखना कि पीड़ित को आश्रय गृह उपलब्ध कराया गया है या नहीं और आश्रय गृह को सौंपे जाने की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को देना। नेक्स्ट है उपधारा 3। एक बार इनकी शक्तियाँ फिर से रीड कर लेते हैं। क्या क्या करेंगे सेवा प्रदाता? तो कोई भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट यदि पीड़ित व्यक्ति करता है तो उसको लिखेंगे और तुरंत उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को और संरक्षण अधिकारी को दे देंगे। और फिर पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षण करेंगे और घटनास्थल के जो भी वहाँ के पुलिस थाने हैं वहाँ पे उनके भार साधक को और संरक्षण अधिकारी को इसकी एक प्रति दे देंगे, रिपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट है आश्रय गृह उपलब्ध कराएंगे। और नेक्स्ट है उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सेवा प्रदाता और उसके सदस्यों द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि उपधारा 3 में
दे रखा है कि जो भी संरक्षण दे रखा है एक तरीके का सेवा प्रदाता को, यदि कोई ऐसा कार्य या शक्ति का प्रयोग करता है सद्भावनापूर्वक सेवा प्रदाता, तो उसके विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगे पढ़ते हैं। धारा 11 सरकार के कर्तव्य। CGRSC निम्न उपाय करेंगे, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार निम्न उपाय करेंगे। क्या क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि सरकार के अंतर्गत दोनों सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। पढ़ लेते हैं इसको। इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से प्रचार करना। नेक्स्ट है बी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को पुलिस, न्यायिक सेवा के सदस्य आदि को प्रशिक्षण देना, यानी कि जैसे जो भी अधिकारी हैं जो घरेलू हिंसा एक्ट के तहत है उनको प्रशिक्षण देना। सी में है घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्यों, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका पुनर्विलोकन करना। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए सेवाओं के परिधान से संबंधित विभिन्न मंत्रालय के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना, यानी कि कोई भी जो महिला की सेवा के लिए संबंधित विभिन्न मंत्रालय है उनके लिए प्रोटोकॉल तैयार करेंगे कि कैसे कैसे वे कार्य करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं अध्याय 4 अनुतोषों का आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। टोटल 5 चैप्टर थे इसमें, अध्याय 4 है ये, अनुतोषों का आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, यानी कि कैसे अनुतोष पाया जा सकता है इस अधिनियम में। पढ़ लेते हैं। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। कोई पीड़ित व्यक्ति या उसके ओर से अन्य व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन देगा, तो या तो पीड़ित व्यक्ति दे सकेगा या फिर उसके ओर से कोई अन्य व्यक्ति या फिर संरक्षण अधिकारी, ये लोग दे सकेंगे आवेदन। परंतु मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर आदेश देने से पहले यदि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता की कोई रिपोर्ट है तो उस पर विचार करेगा। उपधारा 2 उपधारा 1 के अनुतोष में किसी प्रतिकर या नुकसानी के संदाय के लिए जारी आदेश भी शामिल हो सकेगा, परंतु जहां पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में किसी प्रतिकर के लिए कोई डिक्री पारित किया गया है और यदि कोई रकम दे दी गई है या संदेह है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेह रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और CPC या किसी अन्य विधि के किसी बात के होते हुए भी वह डिक्री मुजरा किए जाने के बाद अतिशेष रकम के लिए निष्पादित की जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2 प्रत्येक आवेदन विहित प्रारूप और विशिष्टियों में या यथासंभव उसके निकटतम स्वरूप में होगा। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के अंदर सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा। यानी कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है मजिस्ट्रेट को, वह 3 दिन के अंदर, आवेदन जब प्राप्त हुआ है उसकी तारीख से 3 दिन के अंदर सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा। उपधारा 5 कोर्ट आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब भी प्रथम सुनवाई होती है, जो भी तारीख है उसके 60 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा मजिस्ट्रेट। आगे पढ़ लेते हैं धारा 13। धारा 13 में है सूचना की तामील। पढ़ लेते हैं। उपधारा 1 धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुनवाई की तारीख की सूचना किसको दी जाएगी? संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। संरक्षण अधिकारी प्रत्यर्थी पर या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर विहित साधनों द्वारा और उसकी प्राप्ति की तारीख से 2 दिन के भीतर या मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर करवाएगा। यानी कि जो भी सूचना है वह मजिस्ट्रेट देगा, किसको देगा? संरक्षण अधिकारी को देगा, और संरक्षण अधिकारी प्रत्यर्थी पर या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य कोई व्यक्ति निर्देशित किया गया है तो उस पर जिस दिन दिया गया है नोटिस, उसकी तारीख से 2 दिन के अंदर क्या करेगा? वह नोटिस की तामील करवाएगा। तो ये दिन भी याद आप लोग रखिएगा कि जो नोटिस की तामील है 2 दिन के अंदर करवाया जाएगा। उपधारा 2 संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना की तामील की घोषणा इस बात की सबूत होगी कि सूचना की तामील हो चुकी है जब तक अन्यथा न सिद्ध कर दिया जाए। यानी कि जो भी सूचना की तामील की घोषणा कर दिया है संरक्षण अधिकारी की तामील हो गई है,
तो वह सबूत माना जाएगा, जब तक उसको अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 14 परामर्श। मजिस्ट्रेट कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्तियों को अकेले या संयुक्ततः सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश देगा। कौन देगा? मजिस्ट्रेट देगा परामर्श लेने का। किससे परामर्श लेने का? सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश देगा। और किसको देगा? तो जो भी प्रत्यर्थी है या फिर व्यथित व्यक्ति है उसको। अब यहाँ पे समाप्त हो गया आज के सेशन में, बस इतना ही। नेक्स्ट धारा 15 से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।